नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का वहां पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। सिंगापुर के गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। पीएम मोदी के सिंगापुर में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री के सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित दिखे। पीएम मोदी के सिंगापुर पहुंचने पर इस दौरान मिनी इंडिया की झलक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र के पारंपरिक ढोल वादन से स्वागत किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ढोल बजाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर में अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ब्रुनेई दारुस्सलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ब्रुनेई की आजादी के 40 साल के इतिहास में यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान हाजी हसनल के एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और दोनों देशों में आपसी साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक दिशा देने के लिए उत्सुक नजर आए। भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और उनका आदान प्रदान हुआ। टेलीमेट्री, सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन को लेकर समझौता हुआ। भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम ने व्यापार और निवेश, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, साइबर सिक्योरिटी, अंतरिक्ष रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा की। सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की भी बात प्रधानमंत्री ने कही। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ब्रुनेई एक अहम साझेदार देश है। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और समन्वय की आशा जताई। उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को जहां नया आयाम मिलता तय है, वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाने और आसियान देशों के बीच बेहतर समन्वय को भी गति मिलेगी। त्रिपुरा में शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाते हुए बड़ी पहल हुई है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा के 2 संगठनों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा के साथ साथ दोनों संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लगातार शांति समझौते करके मोदी सरकार पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। इस समझौते से एनएलएफटी और एटीटीएफ के 328 से अधिक सशस्त्र कैडर आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। पहले भी पूर्वोत्तर में शांति समझौतों की मदद से लगभग 10,000 सशस्त्र कैडर हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन समझौतों को जमीन पर उतारकर शांति और खुशहाली को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया और इस बुद्ध विहार में एक साथ कम से कम 1000 लोग ध्यान कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर में उदयगिरी कॉलेज मैदान में शासन आपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। महाराष्ट्र में महिलाओं के योगदान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं का योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दादा भाई नौरोजी की जयंती पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी दादा भाई नौरोजी को पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाते थे, आज उनके सपनों पर पानी फिर चुका है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार कई घंटों तक हुई बारिश के बाद वरुणावत पर्वत पर एक बार फिर भूस्खलन होने लगा। बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा गिरने से कई मोहल्लों, जल संस्थान कॉलोनी और कलेक्ट्रेट कॉलोनी पर संकट मंडराने लगा। भूस्खलन की तेज आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए हैं और घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान का रुख किया। वहीं आपदा परिचालन केंद्र लगातार भूस्खलन क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। नई दिल्ली में संस्थागत विकास योजना पर यूजीसी द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 28% से बढ़ाकर 50% तक करने की बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले करीब 8 दशक के दौरान भारत में उच्च शिक्षा की दिशा में सराहनीय प्रयास हुए हैं और आज देश में 5000 उच्च शिक्षण संस्थान उत्कृष्टता के केंद्र बन चुके हैं। लखनऊ में 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव थीम पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य बदलते परिचालन परिवेश के अनुकूल भारत की सेना के भविष्य को आकार देना है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन के पहले दिन सीडीएस अनिल चौहान सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भविष्य के युद्ध और प्रभाव आधारित अभियानों के संचालन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एकीकरण पर जोर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उत्तरी लखीमपुर में अपशिष्ट से खाद बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। उत्तरी लखीमपुर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और कचरा मुक्त रखने के प्रयास में अपशिष्ट से खाद बनाने वाले संयंत्र का निर्माण किया है। इस कदम से शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की हलचल जारी है। रामबन में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की बात कही। भाजपा सदस्यता अभियान के अंतर्गत यूपी के हापुड़ जनपद में भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने व्यापारियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर एक अनोखा कदम उठाया गया है। मुरादाबाद नगर निगम द्वारा कारगिल शहीदों की याद में दिल्ली रोड पर 3D वॉल पेंटिंग बनाई गई है और इसमें कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों की तस्वीरें और उनकी कहानियां दर्शाई गई हैं। पोप फ्रांसिस ने 4 सितंबर 2016 को मदर टेरेसा को संत घोषित किया था। वाराणसी में संत दिवस के अवसर पर मदर टेरेसा की मूर्ति के सामने स्कूली बच्चों, सिस्टर्स और पादरियों ने धूमधाम से जश्न मनाया और मदर टेरेसा को याद कर प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेंदुओं के आतंक पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने बहादुरगढ़ क्षेत्र के नवादा गांव में निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। नवादा में तेंदुए के आतंक को लेकर अधिकारियों ने डेरा डाला है। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बचे हुए भेड़ियों को पकड़ने की तलाशी अभियान लगातार जारी है और अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। तलाशी अभियान को लेकर वन विभाग के महाप्रबंधक ने बताया कि ट्रैकिंग का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमले के मद्देनजर वन विभाग ने घर घर जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत लोगों को खूंखार भेड़ियों से खुद को और अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये बताया गया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। यह सम्मेलन भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में देश में उभरते ग्रीन हाइड्रोजन परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर जारी है। हरियाणा के करनाल में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है और जिस कारण सड़कों पर पानी भर गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश से फसलों को भी नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। विजयवाड़ा जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया है। प्रशासन द्वारा बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए दूध, पानी, बिस्किट जैसी खाद्य सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बबीता चौहान को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा।
प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले जामिया हबीबिया मदरसे में छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक साहित्य भी वहां पर बरामद हुआ है और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आफरीन इस किताब को पढ़ता था और ये किताब महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ ने लिखी थी और इस किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर तमाम आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। असम में भक्ति आंदोलन के प्रणेता श्रीमंत शंकर देव की पुण्यतिथि पर असम के अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रीमंत शंकर देव संत, विद्वान, सुधारक और असम में भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। छत्तीसगढ़ के जिला दंतेवाड़ा के लोहागांव पुरंगेल एनरी के पहाड़ी जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 9 सशस्त्र वर्दीधारी माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है और इस मौके पर यहां पर मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान व अन्य नक्सली जो सामग्री है वो भी बरामद की गई है। राष्ट्रपति भवन ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को अमृत उद्यान आने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। अमृत उद्यान में इस बार आगंतुकों के बीच मौसमी फूल और पौधे आकर्षण का केंद्र है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली नगर निगम के वार्ड और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई। 12 जोन के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 7 जोन में जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही जिसने 5 जोन में चुनाव जीता। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक हालत को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार लगातार सवालों में है। राज्य विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा सुक्खू सरकार को खूब घेर रही है। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ग्लोबल एविएशन और एयर कार्गो समिट का आयोजन किया है और ये सम्मेलन भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विमानन बाजार है और सरकार जल्द ही कोई ऐसी योजना लेकर आ सकती है जिससे भारत विमान विनिर्माण में ऊंचाई को हासिल कर सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे जबकि अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ेंगे। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार सेंसेक्स 203 अंकों की गिरावट के साथ 82,353 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 81 अंकों की गिरावट के साथ 25,199 के स्तर पर बंद हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया गया है और इस फंड का कैपिटल पूल 750 करोड़ रुपए का होगा और इससे कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। देश में हाईवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने आने वाले वर्षों में 74 नई सुरंगें बनाने का फैसला किया है। इन प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में भारत में फिनटेक स्टार्टअप की संख्या 5 गुना बढ़कर 10,200 हो गई है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को त्योहारों के मौसम में आयोजित अपनी आगामी सेल द बिग बिलियन डेज 2024 के दौरान देश भर में करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। सोने की कीमत 450 रुपए गिरकर 73,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। व्यावसायिक केंद्र, मनोरंजन एवं औद्योगिक पार्क तथा आवासीय परियोजनाओं के विकास का कारोबार करने वाली सिंगापुर की कंपनी कैपिटलैंड इन्वेस्टमेंट ने बताया है कि कंपनी भारत में अपना निवेश 2028 तक दोगुना करेगी। नेक्स्ट वेव ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर नेक्स्ट वेव स्किल अप इंडिया 4.0 का शुभारंभ किया, जो भारत की एक अनूठी टेक अप स्किलिंग पहल है।
और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। 5,615 करोड़ रुपए। ये किसी भारतीय शादी का बजट नहीं है, बल्कि 2013-14 में ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट हुआ करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट में करीब 130% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 13,043 करोड़ रुपए ये हो गया है। क्या बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों में भी इजाफा हुआ? 23 अगस्त 2023 को भारत में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद भारत देश ही नहीं विदेशी न्यूज चैनलों और पेपर्स की हेडलाइन बन गया? India has done it. India. और क्या है पिछले 10 सालों की अंतरिक्ष क्षेत्र की 5 बड़ी उपलब्धियां? आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद से 2014 के पहले तक भारत ने सिर्फ 35 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत ने 424 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 23 अगस्त 2023 के दिन को कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता है। इस दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में वो कमाल किया जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इस दिन भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया था और तमाम विकसित देशों के न्यूज चैनलों और अखबारों में कई दिनों तक ये मुद्दा छाया रहा। पहली बड़ी उपलब्धि, सूर्य की स्टडी। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया और जनवरी 2024 में भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड्स लेकर गया है और सूर्य के सबसे बाहरी सतह का यह अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों के माध्यम से सतह पर ऊर्जा और अंतरिक्ष की हलचलों को दर्ज करेगा। दूसरी बड़ी उपलब्धि, सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च का रिकॉर्ड। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने सिंगल मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च का रिकॉर्ड बनाया था। 3, 2, 1। इससे पहले तक यह रिकॉर्ड रूस के नाम था। रूस ने 2014 में केवल 37 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए थे। इस मिशन की खास बात यह है कि 104 में से भारत के सिर्फ 3 सैटेलाइट थे, बाकी 101 सैटेलाइट्स इजराइल, कजाकिस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वीं रैंक हासिल की। यूक्रेन के लवीव शहर पर रूसी हमलों में 3 बच्चों समेत 7 लोग मारे गए हैं और ये हमले 3 और 7 सितंबर की रात हुए। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। लवीव में रूसी हमले को देखते हुए पोलैंड ने भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। अपनी सीमा के पास रूसी हमलों में आई तेजी को देखते हुए सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया। पिछले कई दिनों से जारी रूसी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उनकी पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। रूसी हमले के बाद ज़ेलेंस्की सरकार में भारी उथल-पुथल जारी है। वहीं यूक्रेन के हथियार प्रमुख के बाद विदेश मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब तक इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की संख्या 6 तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को बेहतर परिणामों के लिए बदलाव की जरूरत थी, जिसे अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कुछ क्षेत्रों को मजबूत करना होगा और इसके ढांचे में बदलाव की तैयारी की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की निंदा करते हुए
एक बार फिर पश्चिमी देशों से सैन्य सहयोग बढ़ाने और लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार देने की अपील की है ताकि यूक्रेन हमलों का समुचित जवाब दे सके। 6 साल पहले लंदन की ग्रेनफेल टावर में लगी आग की सार्वजनिक जांच की अंतिम रिपोर्ट के खुलासे ने कई महकमों की नींद हराम कर दी है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की वजह सरकारों की विफलता, बेईमान कंपनियों और अग्निशमन सेवा की रणनीति की कमी का परिणाम थी। हादसे पर गठित जांच समिति ने बुधवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट में सरकार से लेकर निर्माण कंपनी तक कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं जांच में पाया गया है कि मरम्मत में कार्य में लगी हर कंपनी ने गलती की है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 27 मंजिला टावर में रात भीषण आग लग गई थी और आग सेकंड फ्लोर के फ्लैट से भड़की, जो तेजी से बढ़ती गई और पूरे टावर को अपनी चपेट में ले लिया था। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर अचानक बाढ़ आ गई। टेक्सास के लोगों से बाढ़ग्रस्त सड़कों से बचने का आग्रह किया गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने पश्चिम मध्य टेक्सास के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है और इस क्षेत्र में और अधिक भारी बारिश की आशंका है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने बताया है कि तुर्की में 2 अमेरिकी मरीन में हुए हमले से अमेरिकी प्रशासन चिंतित है। वहीं अमेरिकी मरीन पर हमला करने के आरोप में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में डीजल वृद्धि से नाराज ट्रक चालकों ने देश के कई महत्वपूर्ण सड़कों को जाम कर दिया है। मूल्य वृद्धि के खिलाफ न केवल ट्रक चालक बल्कि आम लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ट्रक चालकों की ये हड़ताल 2 सितंबर तक जारी है, 2 सितंबर से जारी है और वहीं दरअसल कोलंबियाई सरकार ने हाल ही में प्रति गैलन डीजल की कीमत में 1904 रुपए की वृद्धि की है। बोको हराम आतंकवादियों ने नाइजीरिया में कम से कम 37 लोगों की हत्या कर दी है। नाइजीरिया के सैन्य अधिकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने उत्तर पूर्वी नाइजीरियाई बाजार में गोलीबारी की और दुकानों में आग लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई ग्रामीण अभी भी लापता हैं और आशंका है कि लड़ाकों ने झाड़ियों में उनका पीछा करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पेरिस पैरालंपिक में भारत का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। पुरुषों के शॉट पुट F46 फाइनल में भारत के सचिन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। वहीं सचिन ने 16.32 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत पदक जीतने पर सचिन खिलाड़ी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पैरालंपिक 2024 में सचिन खिलाड़ी को उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए बधाई। शक्ति और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत को उन पर गर्व है। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया। पैरालंपिक में 5 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता पाई। दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में कांस्य पदक जीता। दीप्ति ने दौड़ 55.82 सेकंड में पूरी की। पैरालंपिक खेलों में ये दीप्ति का पहला पदक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने पर दीप्ति जीवन जी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली दीप्ति जीवन जी को बधाई। वे अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। पेरिस पैरालंपिक के मेंस 49 किलोग्राम भार वर्ग पावर लिफ्टिंग की स्पर्धा में परमजीत कुमार मेडल जीतने से चूक गए। परमजीत कुमार इस स्पर्धा में 8वें स्थान पर रहे। अमीषा रावत वुमेन्स शॉट पुट F46 स्पर्धा में 14वें स्थान पर रहीं और उन्होंने 9.25 मीटर का थ्रो किया। अमीषा ने पहले ही प्रयास में 9.25 का थ्रो किया है। ये उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। पेरिस पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भाविना बेन पटेल को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं की WS4 वर्ग में भाविना को चीन की खिलाड़ी के खिलाफ 1-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। साइकिलिंग में पुरुषों की C2 व्यक्तिगत वर्ग में अरशद साइक 11वें स्थान पर रहे। वे भारत की ओर से साइकिलिंग रोड इवेंट में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय हैं। साइकिलिंग में ही महिलाओं की C13 इवेंट में भारत की
ज्योति कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और ज्योति को 16वां स्थान प्राप्त हुआ। पैरा निशानेबाजी की मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 में भारतीय खिलाड़ी फाइनल में स्थान नहीं बना सके। निहाल सिंह 19वें और रुद्रांश खंडेलवाल 22वें स्थान पर रहे। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनकी इंडोनेशियाई जोड़ीदार एल्डिला साजियादी को मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय इंडोनेशियाई जोड़ी को अमेरिकन जोड़ी ने 6-3, 6-4 से हराया। अमेरिका के फ्रांसिस टिफोय के जीत के दौर है वो जारी है और टिफोय ने क्वार्टर फाइनल मैच में ग्रिगोर दमित्रोव को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टिफोय ने ग्रिगोर को 6-3, 6-7, 6-3, 4-1 के अंतर से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। वहीं महिला वर्ग में आर्यन सबालेंका ने खुद को जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचाया। सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल मैच में चीन के खिलाड़ी को 6-1, 6-2 के आसान अंतर से हराया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं टेलर फ्रिट्ज ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह बनाई। फिल्म इमरजेंसी को सर्टिफिकेट न मिलने के चलते इसकी रिलीज पर रोक लग गई है और इस फिल्म की सह निर्माता कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने इमरजेंसी की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 76वें एमी अवार्ड्स का आगाज होने वाला है जिसे यूजिन लेवी और डैन लेवी होस्ट करेंगे। हाल ही में इसका पहला प्रोमो जारी किया गया है जिसमें पिता पुत्र की जोड़ी काफी मजेदार अंदाज में नजर आ रही है। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के 72वें जन्मदिन पर उनकी बेटी रिद्धिमा ने पिता को याद किया। उन्होंने अपने पिता के नाम एक भावुक नोट लिखते हुए कहा, राह बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। बॉलीवुड की स्टार जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख फिर बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म तुझे मेरी कसम 13 सितंबर को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने के लिए तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 120 बहादुर की शूटिंग लद्दाख में कर रहे हैं और इस फिल्म में वे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। ब्रिटिश गायक और गीतकार एल्टन जॉन की आंख में संक्रमण हो गया है जिसके चलते वो सही से देख भी नहीं पा रहे हैं। एल्टन जॉन का कहना है कि वो संक्रमण की वजह से आंशिक रूप से अंधे हो गए। दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल आलिया भट्ट शामिल हो गई हैं और जिन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड ने अपने उत्पादों का प्रचार दुनिया भर में करने के लिए चुना। फ्रांस के ब्यूटी ब्रांड लॉरियल ने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। निधि सक्सेना की निर्देशित फिल्म सैंड लेटर ऑफ एन इमेजिनरी वुमन का इस साल अक्टूबर में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित 29वें संस्करण में विंडो ऑन एशियन सिनेमा के तहत प्रीमियर होगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।